वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें समीर से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताओ। जबरदस्त। अच्छा, हाँ, क्या बात करें? सर मेरे को सवाल था बिग बैंग से कि हाँ सर जी, हाँ जी, बिग बैंग पूछें। हुआ तो सर मैटर का मतलब इन्वेंशन मतलब ये जन्म हुआ, ठीक है सर। लेकिन सर स्पेस का कब हुआ सर? स्पेस कब बना? स्पेस कहाँ से आया स्पेस भी बिग बैंग पे ही बना। सर? उससे पहले क्या था? तो स्पेस स्पेस अब मतलब उससे पहले जो है ना, वो हमारे लिए सिचुएशन अनइमेजिनेटिव सी है। स्पेस और टाइम दोनों बिग बैंग ही पे बने। ठीक है। अच्छा, मतलब सर स्पेस टाइम से पूरा रिलेटेड है प्रोपोर्शनली, ये क्या है सर? स्पेस और टाइम एक ही चीज है ना। स्पेस और टाइम जो है वो एक चीज है। जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम एक चीज का नाम। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बड़ी मेजर बात है, वो क्या है? वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो है कि स्पेस और टाइम दो अलग चीजें हैं। और यूनिवर्स में कोई भी जगह खाली नहीं है। सही है। यूनिवर्स में हर जगह पे स्पेस है, और स्पेस जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि स्पेस को खाली चीज है। ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ये एक एक क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस है। ठीक है। ठीक है, ये क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस यस है। सर। इसके अंदर यूनिवर्स में जो सबसे खाली जगह भी है ना, उसके अंदर इसमें 15 हाइड्रोजन के एटम्स जितनी एनर्जी होती है हमेशा ही। ये खाली नहीं है। इसमें 15 हैं हाइड्रोजन के एटम्स जितनी एनर्जी। वो किसकी सर ये वजह से कैसे होती है? वो कैलकुलेट हुआ? ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए पता लगा ना। क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए एक हुआ था एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये हमें पता है। अब बिग बैंग जब हुआ था, तो अगर हम ये कहें कि यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग के पॉइंट के ऊपर बहुत छोटा सा था, तो ये आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स छोटा था और बाद में बड़ा हो गया, इधर तक पहुंच गया। ठीक है। और फिर और बड़ा होता गया। मगर यूनिवर्स किस चीज में एक्सपैंड हुआ? यूनिवर्स अपने अंदर ही एक्सपैंड हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज को हम ये कहें कि वो एज ऑफ द यूनिवर्स के बाहर कोई बात है। नहीं, ऐसा नहीं। यूनिवर्स, आज हम यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी की वजह से, यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी की वजह से हमें ये पता है कि यूनिवर्स जो है ना वो फ्लैट है। यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है, यानी यूनिवर्स में टाइम और स्पेस जो है ना वो इन्फिनिटली एक्सटेंड करते हैं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा यहां खड़ा है यूनिवर्स में, ये बंदा खड़ा है यहां पे। अब यूनिवर्स अगर कर्व हो ना, तो क्या होगा कि ये बंदा यूं सामने देख रहा है ना, तो एक वक्त ऐसा होगा कि ये घूम के वापस इसको अपना सर नजर आ सकता है। यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में इन्फिनिटली दो लाइनें अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं तो कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में। ये हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के मैप से हमें ये बात पता चली है। आने वाली वीडियोस में मैं साइंस कहानी पे ये बताऊंगा भी कि इसका क्या मकसद है। ठीक है। और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जो यूनिवर्स फ्लैट है ना, वो इन्फिनिट होता है। ठीक है। तो हमारा यूनिवर्स अच्छा। मोस्ट प्रॉब्ली इन्फिनिट है। ये जो है ये वो फ्लैट नहीं है, ये कर्व नहीं है। ठीक है। और अगर आप ये कहें कि बिग बैंग कहाँ हुआ था, बिग बैंग हर जगह हुआ था। आज जिस जगह हम हैं इस जगह भी बिग बैंग हुआ था। ठीक है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जिस जगह पे हम ये कहें कि बिग बैंग नहीं हुआ था। सही है। अब ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है। मैं भी अगर आपको ये कहूं कि मैं ये बातें पूरी तरीके से समझता हूं तो मैं नहीं समझता।
ठीक है, मेरे ख्याल में जनरल रिलेटिविटी के जो एक्सपर्ट हैं वही इस बात को बता सकते हैं कि बिग बैंग हर जगह कैसे हुआ था। और आज गैलेक्सीज के दरमियान जो नया स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये नया स्पेस है, ये एक्सपैंड कर रहे हैं, स्पेस टाइम जो है वो एक्सपैंड सर लाइट से ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी होंगी जिनमें लाइट से भी ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले स्पेस नहीं था, मगर यहाँ पे स्पेस बन गया। जहां जहां नया स्पेस क्रिएट होता है वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जहां भी नया स्पेस क्रिएट होता है वहां पे वही 15 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर एनर्जी जो है ना एनर्जी उसके अंदर होती है। अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स की ओवरऑल एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है असल में, और यही जो 15 जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड होता है 15 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर नए स्पेस में भी एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेस के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और इसी एनर्जी को समहाउ हम डार्क एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर वायलेट हो गया ना सर। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो डार्क एनर्जी के केस में और यूनिवर्स की एक्सपेंशन के केस में वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर कोई, जब लोग ये भी कहते हैं ना कि बिग बैंग के में तो एक एटम ही था, प्रोटॉन से भी छोटी चीज थी, सारा यूनिवर्स उसमें कैसे पैक हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आज भी हमारे यूनिवर्स में वायलेट हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो बिग बैंग के वक्त पे भी किस तरह वायलेट हो रहा था, इस बारे में हम जानते नहीं। मगर अब एक डॉक्टर नैश हैं, मेरे ज़हन से नाम उनका पूरा हमेशा निकल जाता है, वो ये मानते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो है यूनिवर्स में हर जगह होती रहती हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्पेस है, इसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस इस वक्त भी हो रही हैं। जैसे कैसे कि कोई भी पॉइंट अगर हम स्पेस का ले लें, प्लांक टाइम जो है वो बहुत कम होता है। प्लांक टाइम कितना होता है मुझे अब ये याद नहीं है, ठीक है ना, प्लांक टाइम बहुत ही थोड़ा होता है, यानी इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है प्लांक टाइम। प्लांक टाइम के ऊपर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये दोनों बनेंगे और प्लांक टाइम के अंदर अंदर ही दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हर वक्त स्पेस के हर पॉइंट पे होता रहता है, हर वक्त ही, सही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये हर वक्त हो रही है तो डॉक्टर नैश के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है, कोई पता नहीं कितने गूगल ईयर्स हैं, गूगल है कि इससे भी ऊपर ईयर्स हैं, जो एक गूगल ईयर कितना होता है 1 into 10 to 1 की पावर 100 एक गूगल ईयर, 10 की पावर 100। हाँ, वो गूगल ईयर्स से भी ज्यादा, गूगल ईयर्स तो है ना, इससे भी ज्यादा टाइम में इतना भी पॉसिबल है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो हैं, कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन इतने वक्त के बाद इतनी बड़ी हो कि उसमें बिग बैंग के लेवल की एनर्जी हो, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, ये भी एक प्रोपोज्ड है, ये इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ये बात निकलती है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी से क्या निकलती है ये बात, कि बहुत एक्सट्रीम टाइम पे, जो कि यूनिवर्स की लाइफ से भी ज्यादा टाइम है, उस पे ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन में, एक क्वांटम फ्लक्चुएशन में इतनी एनर्जी हो कि उससे पूरा बिग बैंग हो जाए, ठीक है जी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, जरूर है, मगर हमें पता नहीं है कि ये बात एक हाइपोथेसिस है या ये बात वाकई रियल होगी। अगर ये बात रियल है तो फिर तो हमें इस थ्योरी को कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन, ठीक है, इटर्नल इन्फ्लेशन। इसके मुताबिक क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग हो जाता है, ठीक है, बिग बैंग हो गया, ठीक है, बिग बैंग हुआ। सर ये बताइए सर, मैटर क्यों होता है, एंटी मैटर क्यों? अच्छा ठीक है, हाँ, एंटी मैटर का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंटी मैटर का भी बिग बैंग हो सकता है। एंटी मैटर का भी, अब मैं एंटी मैटर और मैटर के दरमियान का डिफरेंस भी आपको बताता हूं। अब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ तो क्या हुआ, यूनिवर्स में गैलेक्सीज बन गई, ठीक है जी, ये गैलेक्सीज बन गई, बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स बन गए, ठीक है, बन गए बहुत सारे। अब क्या हुआ, ये स्टार्स बने, ठीक है, स्टार्स बन गए, ठीक है, स्टार्स बने, स्टार्स की डेथ हुई, ब्लैक होल्स बन गए, ब्लैक होल्स की डेथ हो गई, ठीक है। और ये इतना टाइम है, जो इस टाइम के बाद दोबारा क्वांटम फ्लक्चुएशंस सब कुछ हो गया, एक यूनिवर्स की हीट डेथ हो गई, ठीक है। जब यूनिवर्स की हीट डेथ कैसे होगी कि ब्लैक होल्स भी जब मर गए होंगे, यूनिवर्स की हीट डेथ तब होगी। अब सब कुछ बराबर लेवल पे आ गया,
अब क्या हुआ है, अब पॉसिबिलिटी दोबारा से है कि कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन दोबारा से इतनी एनर्जेटिक होगी यूनिवर्स के किसी पार्ट में कि वो फिर से एक बिग बैंग कर देगी। बिग बैंग। ये भी एक, इसे कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन। ठीक है, इटर्नल तो सर अभी इन्फ्लेशन भी जो है वो कहीं ये मानती यूनिवर्स है में कहीं कि भी हो सकता है। हाँ, ये अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत अरसे बाद, अगर फर्ज करें, मैं ये बात करता हूं कि यूनिवर्स में एंड पे 2 ब्लैक होल रह गए। अब इन 2 ब्लैक होल्स के दरमियान इतना डिस्टेंस है कि अगर ये वाला लाइट की स्पीड से भी इसकी तरफ जाना चाहे ना, तो दरमियान में स्पेस इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है कि लाइट की स्पीड पर भी इसकी तरफ नहीं जा सकता। जब ये दोनों, अगर दोनों भी लाइट की स्पीड से एक दूसरे की तरफ जाने शुरू करें ना, तो ये क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि दरमियान में स्पेस इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है कि ये लाइट की स्पीड से भी एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो नहीं हो सकते। वर्चुअली अब इस पॉइंट पे ये हुआ है कि ये एक अलग यूनिवर्स है और ये एक अलग यूनिवर्स है, क्योंकि ग्रेविटी और बाकी की सब फोर्सेस लाइट की स्पीड पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जब दो यूनिवर्स के दो पार्ट्स आपस में लाइट की स्पीड पे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वर्चुअली वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा। दोनों डिफरेंट यूनिवर्स एक लिहाज से बन जाते हैं। अब फर्ज करो कि पता नहीं कोई ट्रिलियन गूगल ईयर्स के अंदर, ठीक है ना, ट्रिलियन गूगल ईयर्स के अंदर इस यूनिवर्स में एक क्वांटम फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी होती है कि जिसके अंदर बिग बैंग जितनी एनर्जी है। तो क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में बिग बैंग हो गया है, मगर इसमें नहीं हुआ, मगर फिर शायद बहुत ज्यादा अरसे बाद इसमें बिग बैंग हो गया। तब तक ये यूनिवर्स मर भी चुका है और इस यूनिवर्स में रहने वाले जितनी भी चीजें हैं वो खत्म भी हो चुकी हैं। तो इस थ्योरी को कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी, और ये एक हाइपोथेसिस है बेशक, मगर मेरे ख्याल में इट कुड बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस कि बिग बैंग क्यों हुआ था। ठीक है, और आज हमें नहीं पता कि कितनी पॉसिबिलिटी है इन चीजों की, हमें नहीं पता, मगर हमें एक बात जरूर पता है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस से निकल रही हैं। ठीक है ना, मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ये निकल रही हैं। इनको हम क्रीडेंस, हमें इनको दूसरे किसी भी सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन से मुझे इनको ज्यादा देनी पड़ेगी क्रीडेंस, इनको ज्यादा वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, लॉजिकली ऑनेस्टली मुझे इसके ऊपर ज्यादा देनी पड़ेगी इसको क्रीडेंस। तो यही वो बात है। बहुत से ऐसे साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं जिनके मुताबिक बिग बैंग की रीजन भी पता लग सकती है। हो सकता है कि हम उन्हें कभी प्रूव कर पाए, हो सकता है हम उन्हें कभी भी प्रूव ना कर पाए, मगर हमें एक बात का जरूर पता है कि इनका तो प्रूव या डिसप्रूव करने का कोई क्राइटेरिया, खुदा को प्रूव या डिसप्रूव करने का कोई क्राइटेरिया ये तो है। ठीक है, तो ये बात है, ये सारी जो गेम है वो ये है। ठीक है, समझ गए बात में? और कोई बात करेंगे आप? बस सर वही स्पेस क्रिएशन कैसे हुआ, मतलब बहुत हाई एनर्जी से होता है, क्या होता है वो सर कभी क्लियर हाँ, नहीं सारी हुआ। बात है, अगर स्पेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर बिग बैंग जितनी एनर्जी आ जाए तो सारी बात है वहां पे बिग बैंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये पॉसिबल है बात। ठीक है, अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये हमें जारी बात है कि हम अभी इस बारे में पता कुछ लगा। खास नहीं कह सकते। ठीक है, मगर हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है जी, चलें, सही है, और कोई बात ठीक करेंगे, सर। मैं फिर आगे चलता हूँ। ठीक और है, सर ओके, हायर थैंक यू। डायमेंशन के बारे में बता दीजिए इन फ्यूचर सर कि क्या हाँ, ये होगा। डायमेंशन के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको। चलें, ये भी टॉपिक हो जाए, तीनों इसको अलग कर लेना, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, असल में हायर डायमेंशंस जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से आता है? ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे हमें एक चीज का पता है, हमें पता होता है मैट्रिसेस का, हमें पता है, ठीक है ना। ठीक है। अब मैट्रिसेस के अंदर और कोऑर्डिनेट जो जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, अब ज्योमेट्री के अंदर आमतौर पे तो हमें 3 एक्सेस का पता है ना, ठीक है, एक्स, हाँ वाई और जेड। ठीक है, हाँ अब ये ऐसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट और मैट्रिसेस के अंदर हम अगर हम इससे ज्यादा भी डायमेंशंस ले सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये, टेंसर ठीक क्वांटिटी है, होता है जैसे सर। हाँ, तो हम एक अब चौथी बना लें, अब एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये पहली डायमेंशन है, डायमेंशन 1 2 3 4। अब हर जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं। जैसे हम अगर इसको प्लॉट करना चाहें, इसको इधर हम देते हैं 2, इधर हम दे लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं 3। ठीक है जी, तो एक्स में क्या, एक्स वाई और जेड, और ये हमारी बी या ए जो भी इसको कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है, इसे हम टाइम भी ले सकते हैं। सही है, जैसे कि अब हम एक आराम से इधर बात करते हैं।
हमारे पास x पे वैल्यू 1 है, ठीक है जी, x पे 1 आ गई, ठीक है, y पे वैल्यू क्या है, y पे वैल्यू 2 है, तो ये y पे 2 आ गई वैल्यू, ठीक है, z पे वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 3 है, तो 3 ये करके यहाँ पे कहीं इस जगह पे यूं खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आके, ठीक है, ये इस जगह पे कर ले, फर्ज करें यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 1 2 और 3 जो है ना, ये यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मगर इसके अंदर हम एक चौथी भी डाल सकते हैं, मगर इसको हम 3 डायमेंशनल ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, सही है। अब एक बड़ी आसान सी बात है कि हमारी जो हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें हम चीजें प्लॉट करते हैं, उसमें ट्रायंगल प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है जी, हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ट्रायंगल प्लॉट कर सकते हैं, सर्कल प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि 2 डायमेंशनल में अगर सब x y और z तीनों इक्वल हो 2 डायमेंशनल में, ठीक है, तो फर्ज करेंगे तो हम 2 डायमेंशनल पॉइंट हो ज्योमेट्री है, हाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये हमारा 0 0 है, ठीक है, और हम एक शेप बनाते हैं, वो यूं करके हो जाएगी, सर्कल बन जाएगी, मगर अगर इसी को हम 3 डायमेंशन पे प्लॉट करें तो वो हमारे पास एक स्फेयर बन जाएगी, हाँ। ठीक है। अब स्फेयर को अगर हम 4 डायमेंशन में प्लॉट करने की कोशिश करें तो मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ। मगर इधर ये क्यूब है, इसे हमने 3 डायमेंशन में प्लॉट किया, हाँ। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि 3 डायमेंशन में बनने वाला हर कोना वो कितनी डायमेंशन से मिलके बन रहा है, एक x वाली, एक y वाली और एक z वाली और एक y वाली, इन तीनों से मिलके बन रहा है, इन तीनों से मिलके एक कॉर्नर बन रहा है। अब क्या होगा कि अगर और 2 डायमेंशन में क्या बन रहा है, 2 डायमेंशन में एक कॉर्नर किधर बन रहा है, समझने की बात है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन इधर करता हूं। ये 2 डायमेंशन है ना, जैसे ये 2 डायमेंशन है, इधर स्क्वायर बना, स्क्वायर वहां पे बनेगा जहां पे x और y मिल रहे हैं। 3 डायमेंशन में कहां बनेगा क्यूब, जहां पे x y और z बन रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि जो 4 डायमेंशन होगी ना उसमें कहां बनेगा कॉर्नर, उसका हर कॉर्नर जो है ना, हर कॉर्नर उधर एक क्यूब होगा, उसका जो क्यूब कॉर्नर है वो क्यूब होगा हर कॉर्नर, ठीक है। तो एक 4 डायमेंशनल शेप बनाते हैं साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं टेसरेक्ट, उसके अंदर उसके दरमियान में एक क्या होता है, ऐसे करके एक क्यूब होता है, और इस क्यूब के हर कोने पे जो है ना एक और क्यूब होगा, समझे आप। ये स्पेस, ये चीज, ये शेप हम 3 डायमेंशन में नहीं बना सकते। अब हायर डायमेंशन जो है ना, हाँ जी, जूम करके सर देखिए उस हिसाब से भी बता सकते हैं। नहीं, जूम करके हम देख नहीं सकते इसको, ये एक ऐसी शेप जिसके हर कोने के ऊपर हमारे पास एक क्यूब बैठा हुआ है यहाँ पे, वो हम 3 डायमेंशन में प्लॉट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मगर 4 डायमेंशन में हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, स्ट्रिंग थ्योरी एक प्योरली मैथमेटिकल थ्योरी है, प्योरली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, ठीक, ये प्योरली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। इसके अंदर से जो बातें आ रही हैं, मैं आपको वैसे कहूं कि मुझे इनका पता है तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे उसकी नेचर के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत लर्न किया वही मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या है, हाँ विकीपीडिया पे टेसरेक्ट दिखाओ, मैं टेसरेक्ट दिखा दूंगा विकीपीडिया पे। अच्छा, प्योरली मैथमेटिकल है और इसके अंदर 11 डायमेंशंस तक बात जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमारे यूनिवर्स में 4 फोर्सेस का आज हमें पता है, 4 फोर्सेस का, हाँ, ये 3 जो है ना वो रियल फोर्सेस हैं आज, जो साइंटिस्ट कहते हैं 3 फोर्सेस कौन सी हैं रियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन नहीं, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जो है ना ये तीनों रियल फोर्सेस हैं। ग्रेविटी जो है ना वो रियल फोर्स उसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नहीं, ठीक है, ग्रेविटी, क्योंकि ये फोर्स नहीं है, इसको वो समझते ऐसा है, हो सकता कल को प्रूव हो जाए, हो सकता ना हो। अब क्या बात करते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है ना, अब एक बात होती है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि ये तमाशा है तो है क्या, वो ये है कि ग्रेविटी इन तीनों फोर्स के सामने बहुत ही वीक है, ग्रेविटी इज टू वीक, ठीक है, ग्रेविटी वीक है बहुत ही ज्यादा, यानी वीक फोर्स जो है ना
वो भी ग्रेविटी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी पूरी अर्थ की ग्रेविटी मिलके जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मुकाबला नहीं कर सकती। सही है, इतनी 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 वीक है ये। सही है ग्रेविटी 10 to power -11 इसका हाँ, तो अब unit। प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटी वीक क्यों है। तो इसका स्ट्रिंग थ्योरिस्ट जो है ना उन्होंने एक इसका सोल्यूशन दिया। वो क्या था कि ग्रेविटी जो है ना वो 3 डायमेंशनल यूनिवर्स, 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में 3 डायमेंशन स्पेस के और एक जो है ना टाइम का, इसके अंदर जो है ना ये वीक इसलिए है कि ये बाकी हायर डायमेंशन से छन छन के आ रही है। जैसे कपड़े से नहीं छान लेते आप, इस तरह छन के ग्रेविटी हम तक पहुंच रही है। ये हायर डायमेंशंस में स्ट्रांग होगी, इसमें इसके अंदर जो है ना ये वीक होगी हमारी डायमेंशन में। तो यहां से फिर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ये करते हैं प्रपोज कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक उससे हायर डायमेंशनल यूनिवर्स निकलते हैं। मगर ये एक हाइपोथेसिस है, जारी बात है, और स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने के लिए ये हाइपोथेसिस है, और स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करने के लिए हमें कितने बड़े पार्टिकल कोलाइडर चाहिए होंगे। पार्टिकल कोलाइडर आज हमारे पास सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है जो कि तकरीबन कितने 30 के 40 किलोमीटर का, मुझे अब याद नहीं है सही तरह से कितने किलोमीटर का वो, ठीक है। मगर स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें गैलेक्सी से भी बड़े जो है ना वो हमें चाहिए पार्टिकल कोलाइडर, इतने बड़े, यानी इतना बड़ा डायमीटर होगा कि वो गैलेक्सी से भी बड़े। तो इसलिए वर्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी को साबित करना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि थ्योरी क्या है। अब मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको 100% बातें सही नहीं बता सकता। इसके लिए आपको भी खुद से भी पढ़े, मैं आपको इनकरेज करूंगा। अगर आपको कोई बात समझ आती है तो मुझे जरूर आके बताएं, ताकि फिर सारी बात है, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ लोग मुझे लगता है काफी बोर हो रहे हैं इससे, तो अब जरा ठीक है। चलें, ठीक है, चलें फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।